Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of July 2020. तो 1 जुलाई 2020 का complete news analysis देखेंगे. Before we start, those who want to join the UPSC prelims revision series, they can join that from the links given in the description and comment section below. तो 2 वीडियो उस रिवीजन सीरीज में ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपको लगता है कि आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करना है प्रॉपरली, तो यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज. वी विल बी डूइंग दैट पार्ट फ्रॉम आवर साइड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत आपको बताने हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है WTO हैज़ डिफाइंड द कंट्री एज डेवलप्ड और डेवलपिंग. तो WTO डिफाइन करता है कंट्री को एज डेवलप्ड और डेवलपिंग. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि WTO अलाउज द कंट्रीज टू क्लासीफाई देमसेल्व्स एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तीसरा है, नो WTO मेंबर कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ अ मेंबर कंट्री टू बी क्लासीफाइड एज डेवलप्ड और डेवलपिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कई फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे. मैं क्या करके आपको बताता हूँ. पहला स्टेटमेंट कि WTO ने डिफाइन किया है डेवलप्ड और डेवलपिंग, तो ये गलत है. WTO कोई डेफिनेशन नहीं देता है डेवलप्ड डेवलपिंग की. सॉरी, वो कंट्री को छोड़ देता है कि आप खुद को क्लासीफाई करो. दूसरा स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि WTO अलाउज द मेंबर कंट्री टू क्लासीफाई देमसेल्फ एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड. अब ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग तो क्लासीफाई करने के लिए कहता है, लेकिन लीस्ट डेवलप्ड UN करता है, वो WTO अलाउ नहीं करता है कंट्रीज़ को. तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो नहीं कर सकती क्लासीफाई खुद को. तीसरा स्टेटमेंट है कि नो WTO मेंबर कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ अ मेंबर कंट्री. तो ये भी गलत है क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो चैलेंज कर सकते हैं. तो दिस इज अनदर थिंग. सो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट. तो डी विल बी द आंसर. तो देख लो कि WTO ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है. मेंबर कंट्रीज खुद को डेवलप्ड या डेवलपिंग में कर सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड वाला स्टेटस है वो UN देता है. ठीक है ना. एंड इसके अलावा जो तीसरा था कि वो चैलेंज नहीं कर सकती, तो चैलेंज कर सकती हैं. दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज. ये भी करंट अफेयर्स में था न्यूज़ में. ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इनमें से किस पर्पस के लिए आता है काम? वीडीसाइड, फायर एक्सटिंग्विशर, बोन सब्सटीट्यूशन या मैन्युफैक्चर ऑफ क्रैकर्स. द करेक्ट आंसर फॉर दिस एज यू कैन सी इज द बोन सब्सटीट्यूशन. तो बोन सब्सटीट्यूशन के रिगार्डिंग ये काम में लाता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को. तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कमेटी. एक पार्लियामेंट्री कमेटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ पैनल दैट इज फॉर्म्ड फॉर a specific period of time by the house or the speaker of the house. दूसरा कह रहा है, कंसल्टेटिव कमिटीज आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कंसल्टेटिव कमिटीज जो रहती हैं वो नहीं होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज. आंसर विल बी A1 ओनली. ए इज़ द आंसर. तो एक कमेटी, ऐसी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन, which presents its report to the house, has a secretariat provided by the Lok Sabha और राज्य सभा. The consultative committees जो होती हैं basically they consist of members of parliament, are not the parliamentary committees, that they do not fulfill the above 4 conditions. तो ये 4 conditions को fulfill नहीं करते हैं consultative committees, इस कारण से वो नहीं होती हैं parliamentary committees. तो ये questions थे आज के. I hope you got clarity regarding these questions. Now let's move to the news analysis part. तो पहली जो न्यूज़ है वो कुछ फैक्चुअल न्यूज़ है. जैसे कि आज 1 जुलाई है तो नेशनल डॉक्टर्स डे है. आज नेशनल डॉक्टर्स डे. अब क्यों मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे? तो याद रखिए यहाँ पे एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ही वॉज अ रिनाउंड फिजिशियन इन इंडिया. सो दिस डे इज चूजन एज द डॉक्टर्स डे फॉर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय. तो ये आपको ज़रूर याद रखना, ये फैक्चुअल पार्ट था. दूसरा जो फैक्चुअल पार्ट था वो मैलाथियन टेक्निकल का था. तो नाम है मैलाथियन टेक्निकल. व्हाट इज दिस मैलाथियन टेक्निकल? ये क्वेश्चन आ सकता है. तो याद रखिएगा, मैलाथियन टेक्निकल का यूज़ किया जा रहा है फॉर लोकस्ट कंट्रोल, यानी लोकस्ट को मारने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, ये टिड्डियों को मारने के लिए, वो मैलाथियन टेक्निकल का किया जा रहा है. तीसरा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कौन से स्कीम के अंदर आती है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़ के अंतर्गत आती है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आती है. तो अभी उसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ बेसिकली, और इस स्कीम में क्या होगा, लगभग 50 लाख जॉब जनरेट करने का सोचा गया है और 20,050 करोड़ की स्कीम है टोटल. ओके, तो दैट इज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फिशरीज़ के डेवलपमेंट के लिए. ओवरऑल वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जाएगा.
कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द थर्ड मंथ, कोर इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो मार्च, अप्रैल, मई, ये तीसरे मंथ में लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी कि कोर इंडस्ट्रीज होती कौन सी, यूपीएससी ने हर बार क्वेश्चन पूछा है कि कोल कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, फिर से याद रखिएगा, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, इनके नाम ही याद रखना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द कोर सेक्टर्स। फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर, तो आप सबको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 4 और महीनों के लिए, 5 और महीनों के लिए, और अब इसमें लगभग 90,000 करोड़ और के लिए निकाला जाएगा। और इस स्कीम के अंतर्गत जो लोग हैं, लोगों को खाना मिलेगा 5 किलो एक्स्ट्रा, 5 kg फ्री राइस और वीट प्लस 1 kg ऑफ चना दाल। ओके, तो याद रखिएगा 5 kg फ्री राइस और वीट मिलता है, 5 kg फ्री राइस वीट मिलता है, देन प्लस 1 kg इसमें चना दाल दी जाती है, 1 kg चना दाल इज गिवन ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अंडर दिस स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स 5 kg ऑफ फ्री राइस और वीट एंड 1 kg ऑफ चना विल बी प्रोवाइडेड फ्री टू 80 करोड़ इंडियंस, तो 80 करोड़ इंडियंस को ये दिया जाएगा, ठीक है ना। कोविड-19 को देखते हुए किया जा रहा है। बैंड ऐप्स विल गेट अ चांस टू सेंड देयर क्लैरिफिकेशंस, तो अब ये जो बैंड ऐप किए गए हैं 59 ऐप चाइनीज़ जो हैं वो बंद किया गया है। बैंड को अगर हिंदी में पढ़ो तो बंद ही होता है ठीक है ना, जैसे ये बैंड है तो इसको हिंदी में पढ़ो तो भी बंद ही होता है, तो बंद ही है। तो इतने ऐप बंद किए गए हैं 59। अब ये क्यों बंद किए गए, किसके अंतर्गत बंद किए, तो एक रूल होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। तो 2009 के रूल्स थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। अब हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो ऐप्स हैं ये डेटा चोरी कर करके किसको दे रहे हैं, चाइनीज़ को दे रहे हैं। सो डेटा चोरी यानी डेटा थेफ्ट की प्रॉब्लम जो थी या हमारी प्राइवेसी का वायलेशन का प्रॉब्लम था वो आ रहा था, इस कारण से इस रूल के अंतर्गत बेसिकली ऐसा किया गया, ठीक है ना। द कंपनीज मतलब इंडिया में जो इनके हेड हैं निखिल गांधी, अब इंडियन होकर भी उनका फेवर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने तो सारा डेटा प्राइवेसी के नॉर्म्स को फॉलो किया था। पर ठीक है, रोजी रोटी के लिए कोई व्यक्ति कुछ तो कहेगा ही, तो उसकी गलती भी नहीं है व्यक्ति की, तो दिस इज़ नॉट व्हाट शुड बी डन। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रूल्स जो मैंने बताया 2009 के रूल्स थे उनके अंतर्गत अब ये गवर्नमेंट ने जरूर बोला है कि आपको सुनने का मौका दिया जाएगा, आप जो प्रॉब्लम हो अपनी बताओ। अगले जो न्यूज़ है प्रीलिम्स स्पेसिफिक पार्ट से वो देखते हैं। प्लांट थॉट टू बी एक्सटेंट फॉर मोर देन 135 ईयर्स फाउंड इन सिक्किम हिमालयाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम हिमालयाज में अगर आप देखो तो वहाँ पे एक प्लांट ऐसा था जिसको ये माना जा रहा है 135 सालों से कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है 135 सालों में, तो वो दोबारा से री इमर्ज किया है। तब इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका ग्लोबा एंडरसोनी। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ग्लोबा एंडरसोनी कौन से हिमालय में पाया गया था, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, ऐसा पूछेगा। याद रखिएगा सिक्किम हिमालय में पाया गया, ग्लोबा एंडरसोनी नाम है इसका, सिक्किम हिमालय में पाया गया है नियर द तीस्ता रिवर वैली, नियर द तीस्ता रिवर वैली एंड 136 सालों बाद ये रिकवर किया गया है। 136 ईयर्स लेटर दिस हैज़ बीन रिकवर्ड। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो एनसीईआरटी का क्लास 9th का बुक है, इसमें रीजनल जो डिवीज़न है हिमालयाज़ का वो दिखाया गया। तो यहाँ पे रिवर वैलीज़ के हिसाब से जैसे इंडस और सतलज के बीच का जो पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं, कश्मीर हिमालयाज़ बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इसके बाद जो पार्ट आता है आपका सतलज और काली रिवर के, सतलज और काली रिवर के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं कुमाऊँ हिमालयाज़ बोलते हैं। देन काली एंड तीस्ता के बीच का जो हिमालयाज़ उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय में ही आपका सिक्किम हिमालयाज आएगा, ठीक है ना, यहीं पे आपको सिक्किम हिमालयाज मिलेगा। देन आपका तीस्ता और आपके दिहांग रिवर के बीच में आपको असम हिमालयाज मिलता है। तो ये बेसिकली कुछ डिवीजन्स हैं प्रॉपर जो हिमालयाज के डिवीज़न, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द डिवीजन्स विच आर देयर, ठीक है ना, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं।
तो अब एंडरसोनी, ग्लोबा एंडरसोनी की बात करते हैं तो इनको दे आर ऑल्सो नोन एज डांसिंग लेडीज़, इनको डांसिंग लेडीज़ भी कहा जाता है और स्वान फ्लावर्स भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ग्लोबा एंडरसोनी को डांसिंग लेडीज़ या स्वान फ्लावर्स ही कहा जाता है। एंड ये माना जा रहा है कि 135 सालों के बाद रीमर्ज हुए हैं। लास्ट टाइम 1875 में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1875 बाय नोटेड सिटी बेस्ड बॉटनिस्ट सचिन पुणेकर। तो सचिन पुणेकर के द्वारा ये उस समय रिकलेक्ट किए गए थे, देखे गए थे। एंड उसके बाद से इनको ये माना जा रहा था कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर। ये माना जा रहा था कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद अब जाके ये मिलते हैं। ओके, एंड इनका नाम जो एंडरसोनी पड़ा है बेसिकली वो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, थॉमस एंडरसन, जो कि सिक्किम दार्जिलिंग रीजन में थे। ओके, तो याद रखिएगा उनके ऊपर ये नाम पड़ा है एंडरसोनी जो हम बोलते हैं ना, तो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे थॉमस एंडरसन उनके ऊपर ये नाम पड़ा है। अब ग्लोबा एंडरसोनी की अगर हम बात करें तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइट फ्लावर्स, नॉन अपेंडेज्ड एंथर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेमन दैट कंटेन्स द पॉलन। एंथर वो पार्ट होता है स्टेमन का जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंड येलोइश लिप होती है। दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया है। एंड नैरोली एंडेमिक मतलब कि किसी एक रीजन में ही, पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। एंड दीज स्पीशीज आर रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू द तीस्ता रिवर वैली रीजन, जिसको मैंने बताया था सिक्किम हिमालयाज एंड दार्जिलिंग हिल रेंजेस जिसके अंतर्गत आती है। नेपाल हिमालयाज, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो नेपाल हिमालयाज बोलेंगे उसे, ठीक है ना। दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, समझ में आ गया होगा ग्लोबा एंडरसोनी। अगली जो न्यूज़ है वो बैंक सैंक्शंस 1 लाख करोड़ लोन्स टू 30 लाख एमएसएमई। तो 30 लाख एमएसएमईज को 1 लाख करोड़ का लोन निकाल दिया गया है। अब ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत निकाला गया, तो याद रखिएगा आपको ये स्कीम है बेसिकली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। अगर आपसे पूछे ECLGS स्कीम किसके लिए, तो एमएसएमईज के लिए है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसको कहा जाता है। एंड कोविड-19 के जो आत्मनिर्भरता पैकेज है उसके अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था, ठीक है ना। तो ये आपको ये याद रखना है। तो अंडर दिस स्कीम 100% ऑफ द ECLGS इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट गारंटी तो दी गई है 100% की। बैंक्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हैव सैंक्शनड लोन्स वर्थ ओवर रुपीज 1 लाख करोड़ एज ऑफ जून 2020। तो जून 26 2020 तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा लोन प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट बैंक्स ने MSMEs के लिए निकाल दिए है अंडर दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। डिस्पाइट अपोजिशन चाइना पासेस द हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। तो आप सबको पता है कि हांगकांग में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि चाइनीज़ उनके पर्सनल उसमें इंटरफेयर करने लगे थे। हांगकांग के बारे में मैंने पहले ही भी आपको बताया कि हांगकांग जो प्रिंसिपल पे रूल होता है वो होता है 1 कंट्री 1 नेशन 2 रूल, 1 कंट्री 2 सिस्टम, 1 कंट्री 2 सिस्टम पे बेस वर्क करता है। हालांकि 2 कंट्री एक ही मान जाती चाइना ही, लेकिन सिस्टम 2 अलग अलग है इनका। हांगकांग का एक स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन रहता है जहां पर कि वो अपने खुद के लॉज बनाते हैं सिक्योरिटी इनके, लेकिन इस बार चाइना ने वहां पे रूल बना दिया है वहां पे सिक्योरिटी को देखते हुए। तो दे हैव मेड दिस लॉ एंड फाइनली इसको उन्होंने पास भी कर दिया है। जबकि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ हांगकांग में, फिर भी उन्होंने इसको पास कर दिया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और हैं। वर्ल्ड बैंक ओकेज फंड फॉर नमामि गंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने अब फंड निकाला है, 5 सालों का लोन निकाला है, लगभग 3000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। याद रखिएगा 3000 करोड़ का निकाला है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के अंतर्गत ये नमामि गंगे प्रोग्राम है, उसके लिए ये लोन निकाला गया। तो अगर NMCG की बात करें, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो याद रखिएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया है। एंड इट एक्ट्स एज द इंप्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRB यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की ये एक तरह से इंप्लीमेंटेशन आर्म आप बोल सकते हैं, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनाई गई थी, तो वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी। नाउ NGRBA हैज बीन डिसॉल्व्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 7 अक्टूबर 2016 से NGRBA यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है। और इसके बाद हमारे पास नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसको नमामि गंगे नेशनल गंगा काउंसिल कहा जाता है। तो नेशनल गंगा काउंसिल बन गई थी 2016 के बाद से, इसलिए हमको NGRBA को रिमूव करना पड़ा। अब ये जो एक्ट है बेसिकली दिस एक्ट जो
हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए है, उसमें 5 टियर बॉडीज बोला गया है। तो एक है नेशनल गंगा काउंसिल। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि नेशनल गंगा काउंसिल को कौन हेड करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। नेशनल गंगा काउंसिल को कौन हेड करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। दूसरा जो टियर है वो है एम्पावर्ड टास्क फोर्स का टियर है, ठीक है ना, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति के अंतर्गत आता है एम्पावर्ड टास्क फोर्स। देन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा रहता है। देन चौथी जो टियर है वो है स्टेट गंगा कमेटी और पश्चिमी है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। तो इस तरीके से 5 टियर है एनएमसीजी के अंतर्गत, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन नेशनल गंगा काउंसिल को हेड करने वाला जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज अनदर थिंग विच इज देयर, आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट इज इट फॉर द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स, एंड वी विल बी बैक विद द एडिटोरियल वीडियो सून। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके 10 से 20 मिनट बाद आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। तो अब तुरंत के तुरंत आप देख सकते हैं, नीचे लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के। जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करेंगे आपको दूसरा एडिटोरियल वीडियो भी मिल जाएगा। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।